तो जब भी हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे या अगर हम उसकी स्टडी भी कर रहे हैं तो हमें यहाँ रिवर्स इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड, तो आप उसमें कैसे आंसर करेंगे। तो उसके लिए मैंने देखो लिख लिया है इसमें क्या आर्किटेक्चर में क्या क्या होता है। तो जो पॉइंट्स आपको एग्जाम में ड्रॉप करने हैं तो केवल मैंने उस पॉइंट्स के अपने नोट्स बनाए हुए हैं। सिमिलरली आई विल प्रिपेयर फॉर गुप्ताज और पोस्ट गुप्ता पीरियड, उसमें क्या आर्किटेक्चर बने। तो इस तरह से आप आर्ट एंड कल्चर को मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते। आफ्टर गांधी जी, what changed in Indian national movement? Unacademy. Let's crack it. Hello everyone, my name is Dwij Goyal and I have secured All India rank 71 in UPSC CSE 2022 examination. Today I would be discussing my GS1 strategy, what were my resources and how I prepared GS1. So first of all, as per the syllabus, I will start from art and culture. If you see the syllabus of GS1, then you will find that art and culture is the very first topic which we see in the GS1. So how I prepared art and culture? What are the resources? So I will write my resources here. For art and culture, इन प्रीलिम्स आई रेफर्ड दिस नितिन सिंघानिया बुक। बहुत सेलेक्टिवली मैंने रीड किया था, जैसे कि जो स्कल्पचर वाला चैप्टर है, पेंटिंग्स वाला चैप्टर है, डांस वाला चैप्टर्स है, तो वही सब आपको मेंस के लिए भी रिवाइज कर लेने हैं। इसके अलावा क्या होता है कि हमारा जो सोर्स हैं वो तो कॉमन रहते हैं, वो तो हमारे वही सोर्स रहते हैं जो हम लोग प्रीलिम्स के लिए रेफर करते हैं। बट फॉर मेंस हमें आर्ट एंड कल्चर के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें टाइमलाइन याद रखनी है। अगर हम PYQs एनालाइज करें तो विल फाइंड कि जो आर्ट एंड कल्चर है उसमें UPSC की हैबिट है कि वो टाइमलाइन रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि कोई पर्टिकुलर पीरियड या डायनेस्टी पूछ लेंगे। सपोज पाला डायनेस्टी का कुछ क्वेश्चन आ गया, या गुप्ता डायनेस्टी के कुछ स्कल्पचर के बारे में आ गया, या ब्रॉन्ज कल्चर या ब्रॉन्ज स्टैचूज़ के बारे में आ गया। लाइक दिस टाइम लॉयन और बुल की सिग्निफिकेंस उन्होंने पूछा था। सो इफ़ यू नो कि क्या सिविलाइजेशन हमारे यहाँ थी या कौन कौन से कल्चर थे, देन इट बिकम्स ईजी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल अगर मैं डिस्कस करूँ कि इस बार जो क्वेश्चन आया था लॉयन एंड बुल वाला कि व्हाट इज़ देयर सिग्निफिकेंस, तो हमें एग्ज़ाम में सोचना कैसे है इसमें। तो जब हम सोचेंगे, हम लोग को IVC से शुरू करना है कि ड्यूरिंग IVC क्या था, ड्यूरिंग IVC क्या इन दोनों में से किसी का सिग्निफिकेंस था। सो विल फाउंड कि बुल का सिग्निफिकेंस था IVC में। देर आफ्टर विल सी कि पोस्ट वैदिक पीरियड और उसके देर आफ्टर मौर्यन डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। देन अगर हम सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में देखें तो विल फाइंड चोलाज, पांड्याज, छेड़ाज, लाइक दैट। तो जब भी हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे या अगर हम उसकी स्टडी भी कर रहे हैं तो हमें यहाँ रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, क्योंकि क्वेश्चन एक टाइमलाइन स्पेसिफिक होगा, हम उसको टाइमलाइन में आंसर करना है। सपोज मैं लॉयन और बुल का सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ तो मुझे इन टाइमलाइंस में सर्च करना है कि कहाँ पे वो फिट हो रहा है और वो पॉइंट्स मुझे जनरेट कर लेना है। तो अब हमें पता है कि हमें आंसर ऐसे करना है, तो ऐसे आंसर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी पढ़ाई भी वैसे ही करें। तो उस पढ़ाई के लिए हमें प्रीलिम्स का मटेरियल सेम जो प्रीलिम्स के लिए हमें रेफ़र किया है वही रेफ़र करना है, सिर्फ उसको पढ़ने का तरीका ये रखना है कि हमको वो टाइमलाइन वाइज याद कर लेना है। आई विल शो यू मैंने कैसे अपने नोट्स प्रिपेयर किए थे। सो आर्ट एंड कल्चर के लिए मेंस स्पेसिफिक ये मैंने प्रीलिम्स और मेंस के बीच में प्रिपेयर किए थे। सो इफ़ यू सी ये टाइमलाइन वाइज अरेंज्ड है। इसमें मैंने IVC, वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड ये बताया है, ठीक है। फिर मौर्यन पीरियड में क्या क्या था, खरोस्ती स्क्रिप्ट, ग्रीक्स, आर्किमेनियन पिलर्स, वो पिलर 2 टाइप के पिलर्स थे। आर्किटेक्चर क्या क्या था मौर्यन पिलर्स में, लोमस ऋषि केव, मौर्यन टाइम में क्या क्या आर्किटेक्चर एग्जिस्ट करता था। लोमस ऋषि केव हो गई, बाराबार हिल्स हो गई, अजीविका सेट हिल्स हो गई, और जो स्तूपास थे। तो मैंने ये एक मॉडर्न पीरियड का छोटा सा, जब मैं रिवाइज कर रहा हूँ अपना आर्ट एंड कल्चर, तो मैं इन्हें एक A4 साइज शीट लेके उस पर छोटी छोटी चीज़ें लिख ली। बिकॉज व्हाट हैपन्स कि एग्जाम में हमें ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद नहीं आते हैं, हमें टाइमलाइन याद नहीं आती है कि वो क्या क्या चीज़ें थी। ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने प्रीलिम्स में नहीं पढ़ा हुआ है,
हमने सब कुछ प्रीलिम्स में पढ़ा हुआ है, सिर्फ वहाँ याद नहीं आता है। तो उसके लिए द गुड सॉल्यूशन इज़ कि जब आप प्री और मेंस के बीच में रिवाइज करें तो ऐसे शॉर्ट टाइप के नोट्स बना लें। जैसे पोस्ट मॉडर्न के लिए मैंने लिख लिया है, पोस्ट मॉडर्न में भी आप देखोगे शुंगास हैं, कानवास हैं, कुशनाज हैं, गुप्ताज हैं, है ना। तो मैंने लिख लिया क्या क्या केव्स हैं यहाँ पे, गुप्ताज के टाइम पे क्या क्या चीज़ें बनी, फिर मिडीवल टाइम है। अब इसमें मैं थीमेटिक नोट्स भी बना सकता हूँ, है ना। जैसे आर्ट एंड कल्चर की अगर मैं आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर एक थीम है प्रॉपर, सपोज क्वेश्चन आ जाता है कि आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड, तो आप उसमें कैसे आंसर करेंगे। तो उसके लिए मैंने देखो लिख लिया है इसमें क्या क्या आर्किटेक्चर में क्या क्या होता है, रॉक कट केव्स, रॉक कट टेम्पल्स, स्ट्रक्चर टेम्पल्स, वो मैंने यहाँ नोट किया है। रॉक कट केव्स में आप देखो उसमें मैंने लिखा है बुद्धिस्ट, जैन, आजीविका, ये सारे लिखे हैं। बुद्धिस्ट में क्या है, जैन्स में कौन कौन सी केव्स हैं, ठीक है। और मैंने नीचे टाइमलाइन दी है, आप देखो मैंने टाइमलाइन कैसे अरेंज की है। आईवीसी मौर्यन पीरियड के टाइम पे क्या है, मोनोलिथिक पिलर्स हैं, स्तूपास हैं, रॉक कट केव्स हैं, एडिक्ट्स हैं, स्कल्पचर हैं। तो जब मैं मौर्यन आर्किटेक्चर की बात करूंगा तो आई विल राइट ऑल ऑफ दीज कि स्कल्पचर क्या है, एडिक्ट्स क्या है, रॉक कट केव्स क्या है, स्तूपास क्या है, मोनोलिथिक पिलर्स। तो एक भी पॉइंट मुझे मिस नहीं करना है। तो इसलिए मैंने अपने नोट्स इसी फॉर्म में अरेंज किए हुए हैं। शुंगा के टाइम पे क्या हुआ, कुशना के टाइम पे गांधार स्कूल, मथुरा स्कूल, अमरावती स्कूल। तो जो जो पॉइंट्स आपको एग्जाम में ड्रॉप करने हैं तो केवल मैंने उस पॉइंट्स के अपने नोट्स बनाए हुए हैं। सिमिलरली आई विल प्रिपेयर फॉर गुप्ताज और पोस्ट गुप्ता पीरियड, उसमें क्या क्या आर्किटेक्चर बने। तो इस तरह से आप आर्ट एंड कल्चर को मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हैं। सोर्सेज सेम रहेंगे, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको सिस्टमाइज करना है, उसको अरेंज करना है, PYQ सॉल्व करना है। सेकेंडली आई विल कम टू मॉडर्न हिस्ट्री। सी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अगेन सोर्स वही रहेगा, स्पेक्ट्रम हम सब लोग प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम और NCERT। यहाँ पर NCERT थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि स्पेशली एक 12th क्लास की NCERT है मॉडर्न हिस्ट्री की, ओल्ड बुक। क्योंकि जो NCERT है उसमें बहुत ही स्टोरी की तरह चीज़ें दी हुई हैं, और अगर आप उसके चैप्टर्स भी देखोगे तो UPSC ने उसके चैप्टर्स को थीम बना के बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। फॉर एग्जांपल UPSC ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वीमेन का रोल क्या था मॉडर्न हिस्ट्री में, या आफ्टर गांधी जी व्हाट चेंज्ड इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, या इंडियन नेशनल मूवमेंट की वेरियस वॉइसेस क्या थी। वेरियस वॉइसेस मीन्स कि कौन कौन सी आइडियोलॉजीज वहाँ उसमें एग्जिस्ट करती थी। सो इफ यू विल सी ना, अगर आप वो NCERT देखोगे तो ये सब उसमें थीम एज अ थीम फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो NCERT इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्पेक्ट्रम हमको पढ़ना ही है। आई टेल यू कि स्पेक्ट्रम कैसे पढ़ना है। तो इसमें स्पेक्ट्रम पढ़ने के लिए आपको दो चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो जो स्पेक्ट्रम के पीछे समरी होती है, आप वो समरी बहुत अच्छे से याद कर लें, और जो UPSC ने PYQs पूछे हुए हैं उनको अच्छे से कर लें। और हमें जब हम स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं मेंस पर्सपेक्टिव से तो हमें थीम्स का ध्यान रखना है। थीम्स इन द सेंस, सपोज एक थीम हो गई कि व्हाट वर द रिबेलियंस बिफोर 1857 वॉर, तो ये एक थीम है। व्हाट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव और कल्चरल चेंज आफ्टर ब्रिटिश केम टू इंडिया, तो ये एक थीम है। what were the changes in the agriculture after British came to India, how the peasantry was affected। तो ये थीम बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इनका कोई डेफिनेट आंसर नहीं होता, बट आप जब वो समरी पढ़ोगे तो यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स कि बहुत सारा कंटेंट है, सिर्फ उसको सिस्टमेटिक तरह से अरेंज करना है। तो PYQs और समरी एक एस्पेक्ट हो गया। एक होता है मैप्स। मैप्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं स्पेक्ट्रम में। तो जो भी आपको कहीं से भी आप मैप्स निकाल सकते हो। स्पेक्ट्रम में तो काफ़ी कम मैप्स हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन है जिससे आप खुद मैप ड्रॉ कर सकते हो। आई विल शो यू मैंने कैसे किया था। जैसे इफ़ यू कैन सी, तो ये एक अराउंड मिड 18th सेंचुरी, दैट इज़ 1750s का एक मैंने मैप ड्रॉ किया है। जब मुग़ल एरा का डिक्लाइन होना शुरू हुआ था, तो उसका एक बार क्वेश्चन आया था UPSC में कि व्हाट वर द डिफरेंट किंगडम्स दैट वर एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम। तो आप देखोगे तो यहाँ मैंने मैसूर दिखा दिया, मराठा दिखा दिया, हैदराबाद दिखा दिया, बंगाल। सो दीज वर द थिंग्स। ये फ्रेगमेंटेड पॉलिटी थी उस टाइम पे, तो वो एग्जिस्ट करती थी। इफ़ यू सी कि जो अभी इस साल का पेपर है, इनफैक्ट 2022 का जो मेंस का पेपर है, देयर वाज वन क्वेश्चन जहाँ पर सेम इंफॉर्मेशन यूज़ हुई थी कि फ्रेगमेंटेड पॉलिटी थी इन मिड 18th सेंचुरी।
तो ये पूरा पॉइंट वहाँ पे यूज़ हो रहा था, तो ये पूरी थीम भी उसमें यूज़ हो रही थी, है ना। तो इस तरह से मैंने एक ये मैप मैं यूज़ कर सकता हूँ अगर ऐसे कहीं भी मेरे को आता है बनाने के लिए, ठीक है। अगर आप एक और मैप देख सकते हो तो डिफरेंट रिवॉल्यूशनरीज क्या क्या थे, कौन कौन थे। तो आई शो यू कि मैंने यहाँ पे दिखा दिया है कि ये बंगाल रीजन में अनुशीलन ग्रुप था, बाघा जतिन, है ना, बरहार डेकोती हुई थी यहाँ पे। पंजाब में लाला लाजपत राय जी थे, अजीत सिंह जी थे, है ना, रमोसी पीजेंट फोर्स। तो मैंने ना ये सब एक मैप पे ड्रॉ कर लिया कि रिवॉल्यूशनरी जो है फेज़ 1 में, जो हमारा फेज़ 1 होता है, जो हम फेज़ 1 कंसिडर करते हैं रिवॉल्यूशनरी का, उसमें कौन कौन लोग थे, कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे थे और क्या क्या मूवमेंट थे। सो सी रिमेंबर करने के जब आप तो याद रखोगे तो कितना आसान हो जाएगा। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस डायग्राम, दिस मैप, और आपको पता रहेगा कि अगर आप फेज़ 1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो हाउ टू अटेम्प्ट इट। सिमिलरली मैंने छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नोट कर ली कि जो मैं अपने आंसर्स में यूज़ कर सकता हूँ, है ना। सो ये था कि हाउ टू ड्रॉ दिस मैप। नाउ आई विल शो यू सेकंड थिंग जो हमको मॉडर्न हिस्ट्री में करनी है। मैंने क्या किया था कि कुछ इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ना पहले ही लिख के रख लिए थे, जो सेम आपको स्पेक्ट्रम की बुक से या बिपिन चंद्रा की बुक से मिल सकते हैं। स्पेक्ट्रम की बुक सफिशिएंट है, या एनसीईआरटी से आप इंट्रो कंक्लूजन जो आपको अच्छे लगते हैं वो निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई विल शो यू कि जैसे ये इंट्रो है, द इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज अ पॉपुलर मल्टी क्लास मूवमेंट एंड ओपन एंड हैड ओपन एंडेड कैरेक्टर। सी ये कितना शॉर्ट और क्रिस्प इंट्रो है, जिसमें लिखा है पॉपुलर मूवमेंट था, मल्टी क्लास मूवमेंट था और ओपन एंडेड कैरेक्टर था। अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट का कोई भी क्वेश्चन आता है, सो आई कैन डायरेक्टली राइट दिस इंट्रोडक्शन, और ये काफ़ी क्रिस्प है, काफ़ी शॉर्ट है और काफ़ी सम अप कर रहा है चीज़ों को। देखो, पॉपुलर, मल्टी क्लास, ओपन एंडेड कैरेक्टर, तो ये काफ़ी शॉर्ट और क्रिस्प इस टाइप के इंट्रो में निकाल लेता था जो मुझे कहीं से भी मिलते थे। जैसे ये अगर आप ये वाला इंट्रो देखें तो देयर वर मैनी स्ट्रीम्स फ्लोइंग इनटू द स्वेलिंग रिवर्स ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, आईएनसी वाज द मेन स्ट्रीम बट नॉट द ओनली स्ट्रीम। तो सपोज अगर आपका क्वेश्चन आता है कि वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन और देयर वर अदर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल हु पार्टिसिपेटेड इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, सो उस क्वेश्चन में आप ये वाला इंट्रोडक्शन यूज़ कर सकते हो उसको एज इट इज़, ठीक है। तो ये है कुछ जो मैंने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन इस टाइप से प्रिपेयर कर लिए थे रेडीमेड बिफोर हैंड। You can use these kind of introduction and conclusion in your answers. बाकी ये कुछ वैल्यू एडिशन पॉइंट हैं जो आपको बुक्स पढ़ने से मिल जाते हैं। जैसे कि ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा था मेरे को, स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है दैट इंडिया शेयर इन वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स फ्रॉम 23% इन 1700 टू 3% एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, स्पेक्ट्रम में भी दिया हुआ है कि आफ्टर ब्रिटिश केम टू इंडिया व्हाट हैपेंड टू इंडियाज नेशनल इकोनॉमी। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको इनफैक्ट इंट्रोडक्शन में भी डाल सकते हैं कि हाउ इंडियन इकोनॉमी वाज क्रिपल्ड बाय ब्रिटिश रूल। सो ये बहुत अच्छा पॉइंट होता है और ऐसा वैल्यू ऐड करता है आपके आंसर्स में। जैसे ये है इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट इन ओपिनियंस। सो इंडियन जो ब्रिटिश रूल थे, जब जो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट्स थे या उनके जो रूलर्स थे, उनका मेन फंक्शन ये था कि इंडिया में एक ऐसी ऑडियंस बनाना या इंडिया में ऐसा मार्केट बनाना जो दिखने में तो एकदम इंडियन हो बट दे आर ब्रिटिश इन टेस्ट। सो ये बहुत अच्छे से सम अप करता है हाउ दे रूल्ड अस और हाउ दे एक्सप्लॉइटेड अस। सो you can use these kind of phrases, vocabulary in your answers to make them good answers. तो ये कुछ vocabulary के words में निकाल लेता था जो मैं अपने answers में use कर लूँ, जैसे anti colonial ideology, critique of colonialism, India was a nation in making, rise of successor states, deindustrialization to peasantization. So these are kinds of some phrases or keywords जो आप अपने आंसर में यूज़ करोगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा आंसर लगेगा, बाकी लोगों से डिफरेंट एंड यूनिक लगेगा। जो हम बात करते हैं कि यूपीएससी लिखने का आप अपना अलग राइटिंग स्टाइल होता है, आप क्वेश्चन को अपने तरीके से लिखते हैं, तो उसमें वोकेबलरी अगर आप ये यूज़ करेंगे जो कि एक बहुत रेप्यूटेड एग्ज़ाम के लिए रिक्वायर्ड है, तो आपको डेफिनेटली एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। सेम जैसे मैंने बताया इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, तो मैंने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ये प्रिपेयर कर लिए थे। तो अगर रिवॉल्यूशनरीज के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको सम अप करूँगा, जिससे दैट दे गिव अस बैक आवर प्राइड ऑफ मैनहुड। ये भी सब स्पेक्ट्रम में गिवन है, तो मैंने ऐसे इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन वहाँ से बना लिए थे। इसके अलावा मैंने कुछ सिमेट्रिक डायग्राम्स या थोड़े डायग्राम्स का यूज़ भी किया ताकि मैं अपनी प्रेजेंटेशन थोड़ी इंप्रूव कर सकूँ। जैसे कि अगर मैं ये देखूँ कि व्हाट चेंज आफ्टर 1858, तो मैंने छोटा सा फ्लो चार्ट बना लिया कि 1813 ब्रिटिश डिड नॉट इंटरफेयर इन सोशल रिलीजन स्फेयर और पार्शियल मॉडर्नाइजेशन, कॉलोनियल मॉडर्नाइजेशन। ये 1813 से 1858 तक चल रहा था।
देर आफ्टर 1815 की उन्होंने मॉडर्नाइजेशन अबंडन किया, एंड देर आफ्टर ऑर्थोडॉक्स एंड कंजर्वेटिव एलिमेंट्स एनकरेज कास्टिज्म एंड कम्युनिज्म। सी इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो एक्सप्लेन करने के लिए आई वुड रिक्वायर 6-7 लाइन, 6-7 लाइन चाहिए, थोड़ा टाइम भी चाहिए, बट मैंने कैसे इजीली एक फ्लो डायग्राम से इसको बहुत इजीली और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया इन सेम अमाउंट ऑफ स्पेस। तो इस टाइप की चीज़ें आप कर सकते हो। जैसे कि एक ये है एम्पावरिशमेंट ऑफ पीजेंट्री बाय ब्रिटिश जमींदार्स, मैक्सिमाइज शेयर ओवरबर्डन पीजेंट्री, रिजोर्ट टू मनी लेंडर, कुड नॉट पे लैंड सोल्ड, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। तो दीज काइंड ऑफ स्कीमेटिक छोटे छोटे डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स आप यूज़ कर सकते हो। बट क्वेश्चन ये है कि आप फ्लो चार्ट डायग्राम्स वहीं यूज़ करें जहाँ पर वो आपके आंसर में वैल्यू ऐड कर रहा हो या आपका वर्क आसान कर रहा हो। ज़बरदस्ती डेलिबरेटली कोई भी डायग्राम डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बिकॉज समटाइम्स एग्जामिनर गेट फ्रस्ट्रेटेड बाय दैट कि आप एक्चुअल कंटेंट पे मिस आउट कर रहे हो। तो लाइक आई वाज डिस्कसिंग कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। तो यू कैन सी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्री वाला एक मैंने लिखा है, तो कैसे इंडस्ट्री का डिस्ट्रक्शन हुआ, डिस्ट्रक्शन ऑफ टेक्सटाइल कॉम्पिटिशन इन इंडिया, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री that was crushed, did not allow Indian steel industry to grow, ठीक है। लेकिन उसके अलावा कुछ कुछ डेवलपमेंट भी होते रहे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जैसे ये दोनों पॉजिटिव साइड पे लिख दिए, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें आप निकाल सकते हो जो आपको मिले, या जैसे मैंने यहाँ लिख दिया डेटा कि इंडिपेंडेंस के टाइम क्या लिटरेसी रेट था, क्या पॉवर्टी रेट था। तो आप ये थोड़ा जब ब्रिटिश राज की थोड़ा बुराई करो तो आप ये डेटा यूज़ कर सकते हो, डाल सकते हो उसमें, ठीक है। तो ये आप चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। देर आफ्टर जैसे मैंने बताया कि आंसर्स को सिस्टमाइज़ कैसे करना है, माइक्रो नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। तो अगर आप जैसे सपोज मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि वीमेन का रोल इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो आप अगर वीमेन का रोल देखोगे तो आप उसको ना डिवाइड करो वेरियस फेजेस में, कि बिफोर, जैसे मैंने दिखाता हूँ कि बिफोर 1857 क्या रोल था वीमेन का, 1857 टू 1915 क्या रोल था, आफ्टर गांधी जी 1915 के बाद उनका क्या रोल था, एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 के बाद उनका क्या रोल था। तो जब आप आंसर लिख रहे हो तो आप थोड़ा उसको सोचो, थोड़ा उस पर दिमाग डालो कि हाउ कैन आई ब्रेक दिस आंसर इन वेरियस फेजेस, या उसको किसी भी तरह मैं ब्रेक कर सकता हूँ। जब आप कोई भी आंसर ब्रेक करके लिखने की कोशिश करोगे तो वो बहुत अच्छा आंसर बनेगा। तो मैंने कुछ डेटा लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर किसान सभा पे आ रहा है तो किसान वाले मूवमेंट क्या थे, या जैसे एनी बेसेंट ने एक 1919 में एक स्टेटमेंट दिया था कि इस अनवर्दी ऑफ इंग्लैंड टू ऑफर इंडिया टू एक्सेप्ट, ये मोंटागू चैमफोर्ड्स वाली चीज़ें हैं जो प्लान ऑफर हुआ था बट इंडिया रिजेक्टेड। तो ये चीज़ें हैं कि स्वदेशी आ गया तो आप क्या लिखोगे। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे माइक्रो नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हो जब आप रिवाइज़ कर रहे हो, ताकि एंड टाइम पे रिवीजन के लिए 2 दिन पहले एग्जाम के आपको ईजी रहे रिवाइज़ करने में के लिए। ये थीम्स हैं कि अगर एडवेंट ऑफ फॉरेनर्स आ गया तो मैं क्या इंट्रो लिखूंगा, क्या मैप बनाऊंगा, मूवमेंट जो इंडिया में क्या क्या मूवमेंट हुए, समटाइम्स दे आस्क कि मूवमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट किया है या क्या क्या रोल रहा है। तो स्टूडेंट बेस्ड मूवमेंट, वीमेन, पीजेंट्स, वर्कर्स, बिजनेस क्लास, मिडिल क्लास, जमींदार्स, मुस्लिम्स, ट्राइबल्स। सो मैंने लिख लिया है कि सारे मूवमेंट्स कौन कौन से मैं क्लासीफाई कर सकता हूँ। सो सी आप इसमें ना एक चीज़ बहुत अच्छे से देखोगे, जब मैं स्पेक्ट्रम रिवाइज कर रहा हूँ तो मैं चीज़ों को बहुत क्लासीफाइड तरीके से रिवाइज कर रहा हूँ, कि मैं चीज़ों को इन कैटेगरीज में डिफाइन करके क्लासीफाई कर रहा हूँ कि ट्राइबल मूवमेंट, बिजनेस क्लास मूवमेंट। वहाँ पर जब आप आंसर लिखोगे आई एम श्योर कि आप बिजनेस क्लास वाला मूवमेंट भूल सकते हो सकता है वो आपको याद ना रहे, है ना। तो उस केस में आपको क्या करना है, तो हो सकता है आप बिजनेस क्लास वाला मूवमेंट भूल जाओ या आप मिडिल क्लास वाला मूवमेंट भूल जाओ, है ना। तो आपको उस केस में क्या करना है कि आपको ये सारे ना एक तरफ अपना लिख के लगाने हैं, ठीक है। देयरआफ्टर क्या क्या न्यू फोर्सेस थी, मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट, पीजेंट फोर्स, ट्रेड यूनियन, कास्ट मूवमेंट, रिवोल्यूशनरी फोर्स। तो आप ये सब देख सकते हो कि क्या क्या फोर्सेस थी, उन पे बात कर सकते हो। अगेन थीम बेस्ड चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हो। कराची सेशन में क्या हुआ था, फंडामेंटल राइट्स वहाँ क्या क्या थे, ये नेशनल प्लान क्या था। तो यू कैन प्रिपेयर लाइक दैट। जैसे कि अगर आप ये PYQs की फ़ोटो है, तो यू कैन ईजिली सी सम क्वेश्चंस कि हाउ द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिजन इंडस्ट्री कॉलोनियल इंडिया क्रिपल्ड द रूरल इकोनॉमी। तो मैंने दिखाया था ना, मैंने एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया था, तो वो आप यहाँ डाल सकते हो, ठीक है। कि मिड 18th सेंचुरी इंडिया वॉज बीसेट विद द स्पेक्टर ऑफ फ्रेगमेंटेड पॉलिटी। तो मैंने एक ड्रॉ किया था, तो मैंने एक वो ड्रॉ किया था, चार्ट ड्रॉ किया था। सो यू कैन ईजिली सी कि हम उसमें कैसे मैप ड्रॉ कर सकते हैं।
थ्रू मैप आई कैन शो कि इंडिया की जो पॉलिटी है वो कैसे फ्रेगमेंटेड थी, ठीक है। और उसके अलावा मैनी वॉइसेस, जैसे मैंने डिस्कस किया कि मैनी वॉइसेस क्या क्या वॉइसेस थी, मार्क्सिस्ट वॉइस थी या रिवॉल्यूशनरी फोर्सेस वाली वॉइसेस थी, तो वो आप डिस्कस कर सकते हो। सो ये पूरी अप्रोच है कि मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। यू कैन सी कि सेम चीज़ें हैं, सेम सोर्सेज हैं, बस थोड़ा पढ़ने का तरीका हमको अलग कर लेना है मेंस के लिए। कंटेंट वही रहना है, आपको वही चीज़ें याद रखनी है, बस थोड़ा सा तरीका चेंज कर लेना है उसको डिलीवर करने का, ताकि हम लोग बेटर डिलीवर कर पाएँ। पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए देयर इज दिस क्लास 12th NCERT, काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने पोस्ट इंडिपेंडेंस उसी से प्रिपेयर किया था और उसमें से काफ़ी चीज़ें अच्छे से कवर्ड है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, कोई भी आप कोचिंग का कोई भी बुकलेट उठा सकते हो जिसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस से क्वेश्चन हो। सपोज 8-10 क्वेश्चन आप ले लो, उनको बाय हार्ट याद कर लो, तो जो कंटेंट है आपका वो पूरा बिल्ड हो जाएगा, है ना, इस क्वेश्चन से। और 8-10 क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो यू विल गेट टू नो कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या थीम्स हैं। बेसिकली थीम्स होती हैं जैसे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ एग्रेरियन मूवमेंट्स कौन कौन से हुए हैं, किसान मूवमेंट्स कौन से हुए हैं, वीमेन मूवमेंट्स कौन कौन से हुए हैं, और पॉलिटिकल चीज़ें कैसी रही हैं। तो ये सब वैसे तो NCERT में कवर्ड है, लिखने का तरीका आप ये कोचिंग मटेरियल का कोई भी क्वेश्चन आंसर वाली बुकलेट होती है पोस्ट इंडिपेंडेंस की, वो फॉलो कर सकते हैं और उसे कंप्लीट कर सकते हैं। हार्डली एक क्वेश्चन आता है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देर आफ्टर आता है वर्ड हिस्ट्री। वर्ड हिस्ट्री के लिए श्रेयांश कुमावत सर हैं, ऑल इंडिया रैंक 4 थे आई थिंक इन 2019। तो उनके 24 पेजेस के नोट्स थे, तो मैंने वो फॉलो किए थे। देर आफ्टर उसमें मैंने खुद से वैल्यू एडिशन किया है और अभी मेरे जो नोट्स हैं वो मैंने पब्लिकली अवेलेबल करा दिए हैं, तो वो मेरे नोट्स भी पब्लिकली अवेलेबल हैं। देर अराउंड 30 पेजेस के नोट्स हैं वर्ड हिस्ट्री के लिए, दे आर कॉम्प्रिहेंसिव एनफ और उससे काफ़ी चीज़ें मोस्टली कवर हो जाती हैं। उसके अलावा आप इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो मैंने की थी, आई टुक 2 पेपर्स, 2 पेपर लिए थे मैंने दो डिफरेंट कोचिंग्स के। सो आई गॉट अराउंड 20 + 20 40 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस वर्ड हिस्ट्री के। मैंने वो कोचिंग मटेरियल के जो पेपर्स आते हैं, एक उनका पार्ट टेस्ट होता है जो वर्ड हिस्ट्री के नाम से ही आता है, पार्ट टेस्ट में 20 क्वेश्चन होते हैं। तो 2 पेपर ले लो कोई डिफरेंट कोचिंग के, 20 और 20 40 क्वेश्चन वहाँ से आपके कवर हो जाएंगे, उनका सॉल्यूशन भी अवेलेबल होता है। तो आप ये 40 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो, उसके अलावा आप ये प्रिपेयर कर लो, देन आई थिंक वो मोर देन एनफ होता है। वर्ड हिस्ट्री इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है, हार्डली एक क्वेश्चन आता है और जब आप इतना कर लोगे तो आपका कंटेंट एनफ प्रिपेयर एनफ हो जाता है और बाकी सारी चीज़ें जो टॉपिक्स हैं, कॉलोनियलिज्म, ये सब कवर हो जाती हैं। तो मुझे नहीं लगता वर्ड हिस्ट्री के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है आपको। नाउ कम सोसाइटी, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ GS 1 इज सोसाइटी। मुझे क्या लगता है कि GS 1 में आपके मार्क्स जो है सोसाइटी से डिसाइड होते हैं कि आप सोसाइटी कितना अच्छा लिख सकते हैं, सोसाइटी से और ज्योग्राफी से, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत प्रिसाइजली लिखना पड़ता है। तो ज्योग्राफी तो अच्छा लिखना ही है, सोसाइटी लेकिन बहुत वॉलेटाइल टॉपिक होता है और बहुत डायनेमिक आंसर लिखना पड़ता है, ऑर्गेनिक तरीके से लिखना पड़ता है। तो सोसाइटी के लिए जो मेरा बेसिक सोर्स था वो अगेन NCERT आई थिंक 11th क्लास की है, तो आप सोसाइटी वाली NCERT देख सकते हैं, वहाँ से मैंने सोसाइटी पूरा कंप्लीट किया था। देर आफ्टर मैंने इसमें वैल्यू एडिशन मटेरियल, इफ़ यू सी तो सोसाइटी में जो टॉपिक्स हैं वो ऐसे होते हैं लाइक रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड मोर। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे रीजनलिज्म है तो यू विल सी कि PYQs में रीजनलिज्म बहुत बार पूछा जा चुका है अलग अलग तरीके से, तो आप उसका थीम बेस्ड एक नोट प्रिपेयर कर सकते हैं 1-2 पेज का। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैंने रीजनलिज्म का इंट्रो, कंक्लूजन पहले से प्रिपेयर कर लिया था और इसके बीच का कंटेंट भी। कंटेंट कैसे प्रिपेयर किया था कि क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं रीजनलिज्म से PYQs देख के, तो उस बेस पे मैंने अपना कंटेंट प्रिपेयर कर लिया था।
तो आप इस तरह हर एक टॉपिक का रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, पॉपुलेशन एंड रिलेटेड इश्यूज़, विमेन एंड रिलेटेड इश्यूज़, तो आप इस तरह से कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हैं और वो कंटेंट सफिशिएंट होता है एग्जामिनेशन हॉल में लिखने के लिए। ऐसे इफ़ यू सी तो जो अगर हम सोसाइटी की बात करें तो एल्डरली इश्यूज़, विमेन रिलेटेड इश्यूज़ भी उसमें आ जाते हैं। सो इफ़ यू सी कि तो मैंने एल्डरली यहाँ टॉपिक लिखा हुआ है, मैंने ऊपर एक डेटा लिखा हुआ है कि कितने एल्डरली पॉपुलेशन इंडिया में क्या है, एक रिपोर्ट लिखी हुई है, ठीक है, रूरल अर्बन क्या प्रोपोर्शन है, इश्यूज़ क्या हैं, एनसीडी बर्डन्स है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बर्डन, नेशनल पॉलिसी ऑफ एल्डरली मलेशिया में है। तो अगर मेरे को कोई सजेशन देना होगा या कुछ वे फॉर्मूला लिखना होगा तो आई कैन राइट दिस इज़ द ब्राउनी पॉइंट, ठीक है। केरला में 12% एल्डरली हैं और वहाँ पे एक डेडिकेटेड स्टेट पॉलिसी है फॉर एल्डरली। हिमाचल प्रदेश में भी एक पॉलिसी है। सो सी इफ़ आई हैव टू राइट सम बेस्ट प्रैक्टिस, सपोज मैंने इश्यूज़ लिख दिए एल्डरली के, क्या इश्यूज़ हैं, क्या सोल्यूशन है, सो आई कैन यूज़ दीज काइंड ऑफ ब्राउनी पॉइंट्स हियर, ठीक है। आई कैन राइट मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन इन सम आंसर, कोई मूवमेंट बेस्ड आंसर है, ठीक है। कोई मेंटल हेल्थ का क्वेश्चन, आई कैन राइट दिस डेटा। अब मैं जैसे ये बात कर रहा था एल्डरली की, तो आई कैन सी की 3 स्कीम्स भी मैंने याद कर ली साथ में इसमें, पीएम वय वंदना योजना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। अगर आप देखोगे तो ये तीनों स्कीम्स हम सब लोगों ने प्रीलिम्स में पढ़ी हुई हैं, सबने प्रीलिम्स में पढ़ी हुई हैं। द थिंग कम्स कि हम इसको यूज़ कैसे करेंगे आंसर्स में। तो जब आप एल्डरली वाला टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि देयर माइट बी सम स्कीम जो एल्डरली के लिए गवर्नमेंट कर रही है, उनके लिए क्या बेनिफिट कर रही है। 2-3 स्कीम्स आप लिख के रख लो अपने नोट्स में, सो इट विल बिकम हैंडी कि आप उसको आंसर्स में यूज़ कर पाओ। सिमिलरली विमेन का मैंने लिखा कि क्या सेक्स रेशियो है और क्या एनरोलमेंट है, SDG 5, ठीक है। फिर उसके बाद यू विल सी कि मैंने ना बहुत सारे कीवर्ड्स वहाँ लिखे हुए हैं जो मैं वुमेन रिलेटेड आंसर्स में यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि जेंडर बजटिंग, मैरिटल रेप, वन स्टॉप सेंटर, यूपी का मिशन शक्ति, सुकन्या समृद्धि योजना, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, विमेन सेफ्टी डिवीज़न, कोविड में दिस डेटा इज फ्रॉम कोविड, ठीक है, जेंडर ऑडिट। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो हम लोग प्रीलिम्स में यूज़ करते हैं या हमें को कोई मटेरियल में पढ़ते हुए मिल जाते हैं। क्या करना है, उनको सबको इकट्ठा करके आप एक जगह लिख सकते हैं इस तरह से, ताकि आपके नोट्स जब आप रिवाइज़ करें तो आपको बार बार रिवाइज़ होते रहें और आपके दिमाग में बने रहें। तो इस तरह आपको सोसाइटी प्रिपेयर करना है। 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं GS1 या किसी भी GS के लिए, वो है टेस्ट सीरीज़ एंड PYQs। तो टेस्ट सीरीज़ मुझे लगता है कि आपको हर GS के मिनिमम 2 से 3 टेस्ट देने चाहिए, फुल लेंथ टेस्ट। पार्ट टेस्ट आप पे डिपेंड करता है कि सपोज़ आप किसी सब्जेक्ट में वीक हैं, ज्योग्राफी में या सोसाइटी में, तो आप उसके पार्ट टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज फुल लेंथ टेस्ट 2 या 3 आपको फुल लेंथ टेस्ट देने चाहिए। पार्ट टेस्ट के लिए से मैं क्या करता था कि कोई भी कोचिंग मटेरियल का जो पार्ट टेस्ट होता है पिछले साल का या उसके पिछले साल का, वो मार्केट में अवेलेबल होता है इजीली, तो मैं वहाँ से उठा के उनको स्क्रिबल कर लेता था। सपोज देर आर 20 क्वेश्चन इन दैट पेपर, तो मैं वो A4 शीट लेके बैठ जाऊंगा, 5-6 A4 शीट्स लेके, और उनके इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन पूरा बनाऊंगा 5-6 शीट पे। thereafter आई विल चेक द सॉल्यूशन, क्या क्या पॉइंट्स मैं ऐड कर सकता था, क्या क्या मैं मिस हो गए हैं। उससे क्या होता है कि आप रिवर्स इंजीनियरिंग करते हो तो आपका कंटेंट भी बिल्ड होता है। तो जो आपने आंसर्स पढ़े तो उसमें कुछ कंटेंट होगा या कुछ एग्जांपल्स होंगे जो आपको अच्छे लगे, फिर वो आप अपनी शीट्स में नोट डाउन कर लो। इसी तरह कंटेंट बिल्ड होता है, तो टेस्ट सीरीज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उससे आपका कंटेंट जो है बहुत रिफाइन हो जाता है, आपका कंटेंट भी इंप्रूव होता है, प्लस आपकी आंसर राइटिंग तो अच्छी होती ही होती है। तो इस तरह आप टेस्ट सीरीज़ का यूज़ कर सकते हैं। PYQs अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप मैं सोसाइटी की बात करूँ, सोसाइटी में आप कोई सा भी ईयर उठा के देख लीजिए, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये बहुत रिपीटेड थीम्स हैं, हर दूसरे तीसरे साल रिपीट होते रहते हैं। तो इट्स बेटर कि हम उनके लिए पहले से प्रिपेयर कर लें। अगर थीम्स रिपीट होने वाले हैं और विद इन सिलेबस आने वाला है, तो इट्स ऑलवेज गुड कि हम PYQs का यूज़ करें, उनको अच्छे से लिखें। मैं PYQs स्क्रिबल कर लेता था, है ना, अगेंस्ट इन द सिमिलर मैनर। जैसे आई रिमेंबर कि सोसाइटी में अराउंड 120 to 125 क्वेश्चंस थे। आई टुक अराउंड 2 days टू राइट देम, टू स्क्रिबल देम। तो मैंने 2 दिन में उनको अच्छे से स्क्रिबल कर लिया। देन आई वॉज डन विद सोसाइटी कि अब सोसाइटी में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आई हैव द कॉन्टेंट, आई हैव द स्किल टू राइट एन आंसर, राइट एन डिसेंट आंसर। तो आप इस तरह टेस्ट सीरीज और PYQs का यूज़ कर सकते हैं। माई GS2 स्ट्रेटेजी एंड वॉट वर द रिसोर्सेज विच आई फॉलोड। सो इफ़ वी सी GS2, then I can divide GS2 syllabus in 3 parts. The one is politics section, another one is governance, and third is IR.
सो बेसिकली 3 सेक्शन है हमारे, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड IR, जो हमें GS2 में कवर करने होते हैं। तीनों का थोड़ा राइटिंग स्टाइल डिफरेंट है और तीनों को करने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट है, विच आई वुड बी डिस्कसिंग टुडे। I would like to tell that I have got 124 marks in GS2, so maybe this video can be helpful to you, और आपको इसमें से कुछ सीखने को मिलेगा, या अगर आपको लगता है कि आप कुछ पॉइंटर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, सो प्लीज़ आप उनको यूज़ कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि उतना यूज़फुल नहीं है, बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यू कैन रिजेक्ट इट। सो आई विल स्टार्ट विद पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए हमारा प्रीलिम्स में बेसिक सोर्स होता है लक्ष्मीकांत। सेम मैंने लक्ष्मीकांत रेफ़र किया था। लक्ष्मीकांत में इसका पढ़ने का हमारा जो स्टाइल होता है फॉर मेंस एग्जामिनेशन थोड़ा डिफरेंट होता है। व्हाट आई डिड वाज कि जो आर्टिकल्स हैं वो आप आर्टिकल्स निकाल लीजिए उसमें से कि कौन कौन से आर्टिकल, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर, वी आर टॉकिंग अबाउट सेंटर स्टेट रिलेशन, देन वी कैन कोट आर्टिकल्स फ्रॉम लक्ष्मीकांत। देन देयर आर सम फ्रेजेस या statements from some scholars, like I remember कि N.A. पालखीवाला is a prominent scholar, तो उन्होंने preamble को identity card of the constitution बोला था। So these kind of phrases which you can add in your answer, in introduction or conclusion, you can take those kind of phrases from लक्ष्मीकांत। और लक्ष्मीकांत को theme wise approach से पढ़ना है। If we see the syllabus of GS2, you will find topics like center-state relation, separation of power, what is federalism. So जब हम वो syllabus देखते हैं तो we'll find some topics, और वो topics जो हैं हम PYQ के बेस पे उन topics को भी further categorize कर सकते हैं। That if they are asking about federalism, तो federalism में क्या क्या issues हैं, क्या federalism के new parameters हैं, कैसे federalism improve हो रहा है, अबाउट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, अबाउट कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, और उनके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो इस तरीके से सिलेबस को माइंड में रख के PYQs को देख के हमको लक्ष्मीकांत को स्टडी करना है। बट आई विल टेल यू लक्ष्मीकांत इज नॉट सफिशिएंट फॉर मेंस एग्जामिनेशन, हमें लक्ष्मीकांत के बाहर भी जाना पड़ेगा। तो देन कम्स द रोल ऑफ वैल्यू एडिशन मटेरियल। तो वैल्यू एडिशन मटेरियल का काफ़ी यूज़ आता है। उसमें क्या क्या आता है? जजमेंट्स, जो सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स होते हैं, व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मैंने उनकी एक फ़ाइल बना ली थी, और उसमें जो मेजर इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जहाँ पर वो यूज़ हो सकते हैं, जहाँ पर मैं उनको आंसर्स में कोट कर सकता हूँ, वो मैंने वहाँ पर यूज़ किए। फॉर एग्जांपल इस बार क्वेश्चन आया था रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, तो वहाँ पे मैंने MC मेहता केस का मेंशन किया था, और आप उसमें रिलेवेंट आर्टिकल्स भी मेंशन कर सकते हैं कि कौन सा आर्टिकल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ जजमेंट दिया है। Thereafter, second thing comes committee names. So there are various committees. तो आप उन कमिटीज़ के नाम याद रख सकते हैं जी कि सपोज यू आर राइटिंग सम क्वेश्चन रिलेटेड टू पुलिस रिफॉर्म्स, तो वहाँ पर आप कमेटी मेंशन कर सकते हैं। यू कैन यूज़ सेकंड ARC। बेसिकली सेकंड ARC की कुछ रिकमेंडेशन पॉलिटी में यूज़ होती हैं, और मेजरली रिकमेंडेशन गवर्नेंस वाले उसमें यूज़ होती हैं। सो यू कैन राइट सम कमेटी नेम्स। अगर आपको कहीं पर लग रहा है कि आपको सजेशन डालना है अपने आंसर में, सो यू कैन यूज़ दैट। थर्ड, आतिश माथुर सर के जो मेंस के मॉड्यूल्स आते हैं वो जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं वो फ्रीली अवेलेबल कराते हैं, तो मैंने उनके मॉड्यूल्स फॉलो किए थे। इफ़ यू विल सी कि जो आतिश माथुर सर के मेंस के नोट्स हैं या मेंस के मॉड्यूल वाले नोट्स हैं, वो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर करते हैं, और जो वैल्यू एडिशन है केवल वही उसमें वो डालते हैं कि क्या जजमेंट्स हैं, क्या टाइमलाइन है, क्या डायनामिक पार्ट है उस सब्जेक्ट का। तो वो सिलेबस वाइज सिस्टमेटिकली बहुत अरेंज्ड है। सो आई फॉलोड दैट, एंड आई थिंक वो काफ़ी अच्छा वैल्यू एडिशन होता है, बिकॉज उनके मॉड्यूल में काफ़ी एग्जाम्पल्स आपको मिल जाते हैं, केस स्टडीज़ मिल जाती हैं। तो मैंने पॉलिटी के लिए आफ्टर लक्ष्मीकांत और जो मेरा बेसिक मटेरियल था जो मैंने खुद से प्रिपेयर किया था, उसके बाद मैंने आतिश माथुर सर का मेंस मॉड्यूल फॉलो किया, एंड इट वाज क्वाइट हेल्पफुल। तो ये था पूरा ओवरऑल पॉलिटी के लिए मैंने क्या किया। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको मेंस PYQs की आंसर राइटिंग करनी है, और उसके अलावा जो आपकी टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। व्हाट आई डिड वाज कि मैंने कुछ पेपर्स ले लिए थे मार्केट से,
फ्रॉम 2-3 डिफरेंट कोचिंग आप ले सकते हैं। और जो उसमें पॉलिटी के थीम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि सपोज इट इज़ आस्किंग फ्रॉम सेपरेशन ऑफ पावर, तो आप उसको कवर कर लो तो आपके पास कंटेंट भी इकट्ठा हो जाता है और आपकी एक राइटिंग प्रैक्टिस भी बन जाती है। सपोज इफ समवन इज आस्किंग अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर, देन आपको वो कंटेंट याद हो जाता है कि सेपरेशन ऑफ पावर वाले आंसर में मेरे को कौन कौन से आर्टिकल्स लिखने हैं, क्या क्या एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूँ। तो वो कंटेंट हेल्प होती है कंटेंट प्रिपेयर करने में, डिलीवर करने में, जब आप कुछ पेपर्स लेके उनको स्क्रिबल कर लेते हैं। So this was my overall strategy for polity. Now I'll move towards governance part. So governance काफ़ी interesting topic है। तो what I did was, मार्केट में जो वैल्यू एडिशन मटेरियल अवेलेबल होता है किसी भी कोचिंग का फॉलो कर सकते हैं, तो उसके मैंने 1 पेज नोट I prepared 1 page note for each topic plus उसी में examples and case studies if I find one। तो ये मेरा बेसिक मटेरियल था कि गवर्नेंस में जो भी टॉपिक है कि सपोज सिटीजन चार्टर इज़ देयर, गुड गवर्नेंस इज़ देयर, सो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया तो सबका 1-2 पेज का नोट्स बना लूँगा, उसकी डिफरेंट डायमेंशंस कवर कर लूँगा, क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या है, क्या कोई गुड प्रैक्टिस है। सपोज़ अगर मैं सिटीज़न चार्टर का क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो आई विल मेंशन कि मलेशिया में सिटीज़न चार्टर है, ऐसे फॉलो, इन्वेस्टर चार्टर है वहाँ पे ऐसे फॉलो होता है। सो दिस काइंड ऑफ केस स्टडीज़ यू कैन ईजिली फाइंड इन एनी वैल्यू एडिशन मटेरियल, तो वो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। देयर आफ्टर सेकेंड ARC बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर, summary only। तो सेकेंड ARC है तो मैंने उसकी समरी पढ़ी थी। फ्रॉम इट समरी व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक आउट सम पॉइंटर जो आप अपने सजेशंस में, सपोज यू आर राइटिंग सम क्वेश्चन ऑफ गवर्नेंस, देन इन योर सजेशन और वे फॉरवर्ड यू कैन मेंशन सम रिकमेंडेशंस बाय सेकेंड ARC दैट विल ऐड वेटेज टू योर पॉइंट, दैट विल ऐड वैल्यू टू योर पॉइंट। तो वो लिखना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए मैंने सेकेंड ARC फॉलो की थी। देयर इज वन अनदर थिंग, जो नीति आयोग का डॉक्यूमेंट है, नीति इंडिया एट 75, तो ये एक डॉक्यूमेंट था इंडिया एट 75, अभी ये अपडेट हो गया है, सो यू कैन सी दिस, बट इसके पॉइंट्स अभी भी रिलेवेंट हैं। तो जो इंडिया एट 75 है ये मैंने GS 3 के लिए फॉलो की थी, बट इसमें देयर इज सम पोर्शन विच इज़ रिलेटेड टू गवर्नेंस। तो गवर्नेंस के लिए भी काफ़ी अच्छी रिकमेंडेशंस उसमें दी हुई हैं कि क्या गवर्नमेंट कर सकती है और क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मैं ये कोट कर देता था कि नीति इंडिया एट 75 रिकमेंडेड दिस थिंग, दैट थिंग। तो आप वो एक वैल्यू एडिशन पॉइंट व्हेन एवरीबडी इज राइटिंग दिस सेम कंटेंट, और सेकेंड ARC भी काफ़ी लोग लिखते हैं, देन यू कैन ऐड वन मोर पॉइंट जो शायद बाकी लोग नहीं लिखेंगे। तो आप उसके लिए इंडिया एट 75 फॉलो कर सकते हैं, जो जिसमें GS 3 के लिए मेजरली है ये, बट उसमें गवर्नेंस का पोर्शन भी है, तो गवर्नेंस के आप सेपरेट उसमें से नोट्स बना सकते हैं। व्हाट आई डिड वाज कि मैंने A4 शीट लेके 2 पेज में उसके नोट्स बना लिए थे, एंड इट वाज क्वाइट हेल्पफुल फॉर मी। This was how I covered governance portion. Now comes IR. So IR काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें करंट और डायनामिक एंड स्टैटिक पोर्शन दोनों कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई विल डील सेपरेटली विद बोथ ऑफ देम। तो स्टैटिक पोर्शन के लिए तो आप कोई भी वैल्यू एडिशन मटेरियल उठा के जहाँ पर आपको एक स्टैटिक चीज़ें पता चल पाएँ कि हाउ बायलैटरल रिलेशंस वर्क, हाउ मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस वर्क, कि सार्क है या बिमस्टेक है, हाउ दे आर फंक्शनिंग, और हु ऑल आर द मेंबर्स, जो हम बेसिकली प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ते हैं। तो वो सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो उसके लिए आप एक स्टैटिक नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं बायलैटरल रिलेशंस की, इंपॉर्टेंट इंडिया के क्या क्या नेबर्स हैं,
कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हमारे बायलैटरल रिलेशंस हैं, तो आप एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने डिजिटली प्रिपेयर किया था। डिजिटली प्रिपेयर करने का इसमें एडवांटेज ये होता है क्योंकि इसमें स्टैटिक और डायनामिक पोर्शन दोनों हैं। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया श्रीलंका रिलेशंस, तो उसमें स्टैटिक पोर्शन होगा और कुछ डायनामिक पोर्शन भी होगा। तो स्टैटिक पोर्शन के हमारे पास पहले से ही नोट्स हम बना के रखते हैं बिफोर प्रीलिम्स इफ़ यू आर मेकिंग देम। तो डायनामिक पोर्शन ईजी होता है उसमें ऐड करना देयर आफ्टर। फॉर डायनामिक पोर्शन व्हाट आई डिड वाज कि न्यूज़पेपर एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। What I used to do was कि जो न्यूज़पेपर में सपोज देर इज सम आर्टिकल रिलेटेड टू इंडिया एंड वियतनाम, तो अगर मुझे वो आर्टिकल अच्छा लग रहा है तो मैं उस आर्टिकल में ही अंडरलाइन कर लूँगा, उस आर्टिकल में हाईलाइट कर लूँगा जो जो पोर्शन मुझे अच्छे लग रहे हैं, जो जो फ्रेजेस मुझे यूज़ करने हैं, और मैं उसको एक सेपरेट फाइल में सेव कर लेता था। व्हेन आई वुड बी स्टडिंग इंडिया वियतनाम इन माई स्टैटिक पोर्शन, तो मैं उसके बाद उसको उसमें ऐड कर लूँगा, उसके पॉइंट उसमें ऐड कर लूँगा। सो उसमें उससे क्या होता है, आपका स्टैटिक और डायनामिक दोनों पोर्शन कवर हो जाते हैं। देर आफ्टर बाद में मेन 65 आता है जो कि सब लोग डायनामिक पोर्शन के लिए रेफर करते हैं। तो आप वो मेन 65 जो भी आप कोई भी मटेरियल रेफर कर रहे हैं, तो ईयर ऑन एंड जो करंट अफेयर होती हैं आप वो वहाँ से कवर कर सकते हैं डायनामिक पोर्शन के लिए। उसके अलावा एक और चीज़ होती है कि रेगुलरली मैं सनसेट टीवी पे एक प्रोग्राम आता है डिप्लोमेटिक डिस्पैच। इससे क्या होता है कि जब आप ये रेगुलरली डिप्लोमेटिक डिस्पैच मैंने फॉलो किया था, तो उससे आपकी वो वोकेबलरी बन जाती है। आपको डिप्लोमेसी के जो कीवर्ड्स हैं, जो टूल्स हैं, वो समझ में आने लग जाते हैं कि डिप्लोमेसी क्या है और उसको कैसे डील करते हैं, हाउ आवर रिलेशंस आर गोइंग, व्हाई इंडिया इज़ टेकिंग दैट एक्शन, व्हाई इंडिया शुड नॉट गो अबाउट दिस, व्हाई इंडिया शुड गो अबाउट दिस। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो आपकी क्यूरियोसिटी होती है, वो बहुत अच्छा सोर्स होता है कि जब आप ऐसी डिबेट्स देखते हो, इंटेलेक्चुअल्स को सुनते हो, सो यू कैन ईजिली जज, यू कैन मेक योर माइंड कि इंडिया को क्या एक्शन लेना चाहिए। लाइक इन दिस मीन्स एक काफ़ी डिबेट हॉट टॉपिक था उस टाइम पे कि पाकिस्तान इज़ गोइंग थ्रू दिस इकोनॉमिक क्राइसिस, शुड इंडिया हेल्प पाकिस्तान और नॉट। तो जजमेंटल वाले जो क्वेश्चन होते हैं, हाउ टू जज देम, या आपका क्या ओपिनियन है उस पर, क्या कंक्लूजन है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए यू नीड टू वॉच दिस सनसेट टीवी, जहाँ पर बहुत इंटेलेक्चुअल्स लोग आते हैं और वो डिबेट करते हैं। यू गेट टू नो वेरियस पॉइंट्स। तो मुझे लगता है कि आईआर में समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप समझ पाएँ कि हाउ थिंग्स वर्क, तब आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। तो आईआर के लिए इतना सफिशिएंट होता है कि आप सारे डायमेंशंस कवर करें, बायलैटरल और मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस जो भी गिवन है वो भी उस पर कवर करें, और दोनों पोर्शन को एक अच्छे से ब्लेंड करके आंसर लिखें। आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आईआर में, बिकॉज आपको स्टैटिक के साथ उसका डायनामिक पोर्शन भी लिखना है। इफ़ यू आर राइटिंग सम आंसर, तो आपको स्टार्ट तो स्टैटिक से ही करना है, बट आप उसको एंड करोगे डायनामिक पोर्शन पे कि क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं, कि सपोज इंडिया को उस कंट्री के साथ कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, या कैसे रिलेशंस को आगे फॉरवर्ड लेके जाना चाहिए। एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से आपको चीज़ें लिखनी होती हैं आईआर में, विद मल्टीपल डायमेंशंस, कि आप अगर इंडिया श्रीलंका की बात कर रहे हैं तो सिक्योरिटी की बात भी करें, ट्रेड की बात भी करें, कमर्शियल टाइज़ की बात करें, आप कल्चरल टाइज़ की बात करें, आप फिशरी की बात करें, मतलब डिफरेंट जो भी चीज़ें हो सकती हैं आप वो सब मेंशन करने की कोशिश करें आईआर में। देयर आफ्टर अगेन आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो कंटेंट पढ़ रहे हैं उसको डिलीवर कैसे कर रहे हैं। तो पीवाईक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे स्पेसिफिकली पॉलिटी में, तो पॉलिटी में लिमिटेड सेट ऑफ टॉपिक्स हैं और थीम लगभग रिपीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट फेडरलिज्म, तो फेडरलिज्म यूपीएससी हर 2-3 साल में रिपीट करके पूछ रहा है कि फेडरलिज्म का कुछ क्वेश्चन पहले पूछ लिया, देयर आफ्टर हाउ फेडरलिज्म इज चेंजिंग। तो यूपीएससी रिपीट करके पूछ रहा है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जो थीम्स हैं हम उन थीम्स पे प्रिपेयर करें और उनको, उनके आर्टिकल्स, उनके जजमेंट्स वो पहले से बिफोर हैंड प्रिपेयर करके रखें, ताकि जब वो क्वेश्चन एग्जाम में आए वी आर बेटर एबल टू डिलीवर द कंटेंट, है ना। तो और गवर्नेंस वाले पोर्शन के लिए भी आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एवरीबडी इज़ राइटिंग द सेम कंटेंट। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप एक तो क्वांटिटी वाइज भी ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करें, और क्वालिटी वाइज कि सपोज यू आर राइटिंग सम यूनिक एग्जांपल, कोई केस स्टडी लिख रहे हैं, तो समटाइम्स व्हाट आई यूज्ड टू डू कि सपोज मैं आई एम राइटिंग सम आंसर, तो मैं यहाँ पे बॉक्स बना के लिख दूंगा केस स्टडी,
देन आई राइट दैट। तो लाइक दैट, तो मैंने ऐसे भी काफ़ी जगह यूज़ किया है, स्पेसिफिकली इन गवर्नेंस सेक्शन, और इसमें सेकंड ARC की रिपोर्ट्स वगैरह काफ़ी कोट की हैं, तो वो आप कर सकते हैं। तो इसलिए PYQs प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थीम्स और टॉपिक्स लगभग लिमिटेड हैं और उन्हीं को मोल्ड करके रिफ्रेश करके UPSC क्वेश्चन पूछता है। तो PYQs इसलिए इंपॉर्टेंट है, और टेस्ट सीरीज से आपको पता चल जाता है सम क्वेश्चंस आर बाउंसर क्वेश्चंस। इस बार भी GS2 के पेपर में काफ़ी क्वेश्चंस बाउंसर गए हैं, तो आपको जब आप टेस्ट सीरीज लिखते हो तो आपको पता चल जाता है कि वो बाउंसर क्वेश्चंस को आप एग्जाम में कैसे हैंडल करने वाले हो। एंड जो बाउंसर क्वेश्चन होते हैं उसी से आपकी एक मार्क्स की रेंज डिसाइड होती है, वेदर यू वुड बी गेटिंग 110, 120 और अबव दैट। तो उनकी प्रैक्टिस करना टेस्ट सीरीज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज़ आपको अगर आप सारे टेस्ट लिख भी नहीं पा रहे हो, फुल लेंथ टेस्ट आपको लिखनी चाहिए सपोज, लेकिन पार्ट टेस्ट अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो आप उनको स्क्रिबल भी कर सकते हो। मैनी टाइम्स व्हाट आई यूज्ड टू डू कि पार्ट मैं फुल लेंथ टेस्ट लिख लेता था, बट पार्ट टेस्ट मैंने मोस्टली स्क्रिबल ही किए हैं। बाकी रिपोर्ट्स लाइक आई मेंशन कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिपोर्ट की सेकंड ARC है या नीति आयोग की कोई रिपोर्ट है, तो ऐसी काइंड ऑफ रिपोर्ट्स आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हो, उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हो, वो आपके आंसर्स को एक बेहतर आंसर बनाएंगे, एक एडवांटेज आपको मिल जाता है। सी व्हाट आई ऑलवेज से कि 80% एफिशिएंसी पे सब वर्क करेंगे, हमको बस 80% में थोड़ा सा 0.5% एक्स्ट्रा कर देना है। सो एवरेज ही चीज़ें लिखनी है, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर देना है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कर देना है, हर क्वेश्चन में नहीं तो हर दूसरे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कर देना है, जिससे कि थोड़ी चीज़ें बेटर लगे। सो आप आंसर राइटिंग के टाइम इस टाइप की अप्रोच यूज़ कर सकते हो, कोई केस स्टडी लिख दी या कोई फ्लो चार्ट यूज़ कर लिया। ओवरडू नहीं करना है, इफ़ यू कैन डू दैट देन प्लीज़ डू इट, इफ़ यू कैन नॉट देन प्लीज़ डू नॉट ट्राई, बिकॉज अल्टीमेटली कंटेंट इज़ द किंग। तो हमें कंटेंट पे ज़्यादा वर्क करना है कि कितना कंटेंट हम डिलीवर कर रहे हैं और किस क्वालिटी का कंटेंट हम डिलीवर कर रहे हैं। सो दिस वाज माय ओवरऑल GS2 अप्रोच। आई विश यू लाइक इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।